नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक हॉरर हिंदी स्टोरी जिसका नाम है हत्यारी केश राशि यानी खूनी केश राशि। ये कहानी बंगला कहानी का हिंदी अनुवाद है जिसकी लेखिका है मीरा देवी, और इसके साथ ही साथ इस कहानी को मैंने अनुवाद किया है जिसके कारण कि कुछ शब्द मूल लैंग्वेज में ही रह गए हैं, जिसका मतलब मैं बता दूं। जैसे कि टाक टाक मतलब होता है गंजा आदमी। गंजा आदमी के सिर को बंगला में टाक कहते हैं। ये शब्द मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि उसका नाम से ही आपको पता चलेगा। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा कि कहानी को मैंने क्यों नहीं चेंज किया है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। हत्यारी केश राशि। मेरा नाम है प्रबाल रॉय। एक प्राइवेट ऑफिस में क्लर्कगिरी करता हूँ और भाटपाड़ा के नेहाटी के पास ही मैं रहता हूँ। मेरे 7 जन्म में कोई नहीं है। 7 जन्म तो बोलना बेकार ही होगा। 700 जन्म में मेरा कोई अपना बोलने का कोई नहीं है। इसलिए खाने से लेकर कपड़े धोना, घर का सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। जैसे जूता सिलाई करो या पूजा करो, कुछ भी करो। मेरा एक ही शौक है, रविवार के दिन या किसी भी छुट्टी के दिन पास में जो पोखर है, तालाब है, उसमें जाकर मछली पकड़ना। उस दिन था रविवार और हर रविवार की तरह ही दोपहर को मैं मछली पकड़ने के लिए पोखर के पास गया। पोखर के पास बड़े पीपल के पेड़ के नीचे सोचा कि वहाँ बैठूंगा, पर मेरे से पहले ही वहाँ पे 5-6 जन बैठे हुए थे। सर्दी का समय था और सर्दी के समय में ऐसा ही होता था कि सभी लोग मछली पकड़ने के लिए आ जाते थे। ये जगह बहुत ही निर्जन है और इसलिए चुपचाप वहाँ बैठ कर के मछली पकड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इधर ही पास में एक पुराना शिव मंदिर भी है। करीब 15 साल पहले वहाँ पर पूजा होती थी, अभी और नहीं होती है। अब मैं इसी मंदिर के पास आकर के बैठ गया और अपनी छिप, मछली पकड़ने की छिप को मैंने पानी में फेंक दिया और चुपचाप बैठा रहा। प्रायः 2 घंटा बैठने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। सूर्य बाबूजी प्रायः डूबने को थे और मेरे पास 5-6 तेलापिया छोड़कर और कुछ भी जुगाड़ नहीं हुआ। सर्दियों में बहुत जल्दी रात हो जाती है, इसलिए मेरे को अब उठना ही पड़ेगा क्योंकि घर जाकर के मुझे अपने लिए खाना भी बनाना है। आज सोचा है कि ज़्यादा कुछ बनाऊंगा नहीं, चावलों के साथ मैं सिर्फ मछली भाजा करूंगा और 2 आलू चावलों में दे दूंगा, बस। सिद्धो भात और घी डाल करके आलू और उसके साथ तली हुई मछली, बस, और कुछ नहीं बनाना। यही सोच करके अपना सारा सामान उठा करके मैं चलने के लिए राजी हुआ। हठात रास्ते में एक वस्तु मुझे पड़ी हुई दिखाई दी। पास में जाकर देखा, मंदिर के बाद बाहां साइड में एक लाल जिल्द चढ़ा हुआ कॉपी पड़ा था। प्रथम पृष्ठ खोल करके ही देखा, नील रंग से लिखा हुआ था, 3 कौड़ी मोदक, 31 नंबर बनर्जी पाड़ा, घोष रोड, नेहाटी। धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम आ रही थी, इसलिए मैंने कॉपी को अपने बगल में दबाया और घर की तरफ रवाना हुआ। घर आकर खाना वगैरह बनाया, आराम से खाया। उसके बाद उस कॉपी को मैं आराम से लेकर अपने पलंग के ऊपर बैठ गया और खोल करके पढ़ने लगा। और सब साधारण कॉपियों की तरह ही वो कॉपी थी। ऊपर का रंग लाल था, किंतु पीछे जो कवर था वो ब्राउन कलर का था। कॉपी के पृष्ठ अभी पीले पड़ चुके थे और उस पर साधारण पेन से, बॉल पेन से ही लिखा हुआ था। कॉपी बोलना नहीं होगा, उसको डायरी बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरी की तरह ही जिसकी भी डायरी थी उसने प्रतिदिन का हिसाब तारीख ब तारीख लिखा हुआ था। साल था 1995
और जिनकी डायरी थी उनका नाम था तीन कोड़ी बाबू। सरकारी कर्मचारी थे और उनकी स्त्री 2 साल पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। एक नौकरानी थी जो उनके घर का सारा काम कर देती थी और नौकरी को अभी केवल 2 ही साल बाकी थे, आदि आदि। किंतु एक व्यापार बहुत लक्षणीय था। वो था कि वो अपने जीवन के प्रति बड़े हताश हो गए थे। उसका मूल कारण 2 थे। एक, वो थोड़े आदर्शवादी थे और उनको कुछ सामाजिक मस्तान जैसे लोग, गुंडे लोग बहुत परेशान करते थे। और दूसरा था उनका टाक यानी वो गंजे थे और उनको सब लोग इसलिए टेको तीनू बोलकर परेशान करते थे। वो कभी इस व्यापार पे ज़्यादा ध्यान नहीं करते थे, तभी इन सब से उनको बहुत दुख होता था, क्योंकि एक समय में उनकी पत्नी भी उनको टेको तीनू करके कभी कभी खोटा देती थी। खैर, जो भी हो, इस तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। किंतु सब कुछ पलट गया 1995 की 23 अप्रैल से। इस दिन से के बाद के 2 दिन बाद की वर्णन ऐसा है जो मैं बता नहीं सकता। मैं जैसा उस डायरी में लिखा हुआ हूँ बहू आपको बता देता हूँ। दिन था 23 अप्रैल, रविवार। आज ऐसी एक घटना घटी है जिसको मैं अगर नहीं लिखूंगा तो पागल हो जाऊंगा। मोहल्ले के फंक्शन के लिए जदू और हौरे मेरे से जोर करके 500 रुपये चंदा लेके गए हैं। अगर मेरे पहले की तरह उम्र कम और क्षमता होती तो मैं आज उनका मुंह तोड़ देता। और बोलते हैं कि न, अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनके टकले के ऊपर फुटबॉल खेलेंगे। मेरा मन आज बहुत खराब है, इसलिए आज मैं गंगा किनारे जाकर के बैठ गया। हठात देखा कि वहाँ एक फेरी वाला एक तेल की शीशी बेच रहा है और बोल रहा है, गंजे के सिर पे भी बाल उगा दे ऐसा तेल है मेरा, गंजे के सिर पे भी बाल उगा दे ऐसा तेल है मेरा। मेरे को क्या ना मन हुआ। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? वो बोला, बाबू, अगर ये तेल आप अपने रोज रात को माथा पर लगाएंगे तो इससे खूब घने बाल होंगे। मैंने पूछा, मेरा होगा? उसने हंसकर कहा, क्यों नहीं, निश्चय ही होगा। उसके बाद मैंने उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की, क्योंकि बात करने का मेरा मन नहीं था। इसलिए मैंने उसको 10 रुपये पकड़ाए और उससे एक तेल की शीशी ले ली और सोचा, कम से कम इसने कुछ चीज़ देकर तो पैसा लिया। तेल देखने में साधारण नारियल तेल की तरह ही था। उसके बाद मैं घर आया। रात को मैंने उस तेल को अपने सर पर लगा लिया। सोचा देखो क्या होता है। 24 अप्रैल, सोमवार। आज जो हुआ वो लिख नहीं पा रहा हूँ, तब भी मैं लिख रहा हूँ। आज सवेरे भारती माँ यानी कि मेरी नौकरानी रोज की तरह काम करने के लिए आई। तकरीबन 10-20 मिनट उसने बेल बजाई और मेरे को उठाया और रोज की तरह ही मैंने दरवाज़ा जाकर के खोला और वो बड़बड़ाती हुई आंगन में रात के बर्तन मांजने के लिए चली गई। मैं भी आकर बिस्तर पर चित होकर के फिर से लेट गया, आधी नींद आधी जागृत अवस्था में। देखा भारती की माँ बोल रही है, ओ बाबू, वो कौन है? आपका क्या दूर संपर्क का कोई भाई वाई आया है क्या? मैंने नींद में ही कहा, पता नहीं कौन है, क्या क्या बड़बड़ करती रहती है। उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद मैं उठकर बाथरूम में गया कि मुंह धो लूँ, ब्रश कर लूँ। ब्रश पे पेस्ट लगाते लगाते ही भारती की माँ की आवाज़ रसोई घर से आ रही थी। अच्छा बाबू साहब, आज क्या 3 जनों का नाश्ता बनाऊँ क्या? हैरान रह गया, ये क्या आबल ताबल बक रही है भारती की माँ। ये सवेरे से मेरे घर आ जाती है और शाम को जाती है, इधर ही खाती है और रात का खाना अपने साथ ले जाती है। इसकी एक लड़की भी है, पर वो तो दूसरे घर में काम करती है। अगर उसको काम नहीं होता तो अपनी माँ की सहायता के लिए इधर कभी कभी आ जाती है, पर जहाँ तक मुझको याद है आज तो वो आई नहीं है। फिर इसको क्या हो गया है?
ब्रश करते करते ही अचानक मेरी निगाह गई सामने के शीशे के ऊपर। आईने की तरफ देखते ही अब पता चला कि भारती की माँ ये सब बातें क्यों कर रही थी। ये आईने में किसका प्रतिबिंब है, मेरा है या कोई और है? अब ध्यान आया, हाँ, रात को मैंने जो तेल लगाया था, तेल ने काम किया। मेरे पूरे सर पर 2.5 इंच भर घने बाल उगाए हैं, और वो भी पूरा सर भरती, माथा भरती बाल। ये कैसे संभव हुआ? मैं हैरान रह गया। मुंह धोकर के मैं अपने कमरे में वापस आया। आकर के मैंने एक मुट्ठी बाल पकड़ कर के खींचने की कोशिश की, जैसे कि छोटे में हमारे मास्टर साहब हमारे बाल पकड़ कर के खींचते थे। जैसे ही खींचा, दर्द से मैं ओ कर बैठा। ये तो असली बालों की तरह ही था। अब क्या कहूँगा मैं सबसे? भारती की माँ को मैंने किसी तरह से समझाया कि ये मैंने नकली बाल लगाए हैं, मैंने बम्बई से मंगवाए थे नकली बाल, वही मैंने लगाया है। वो सब सुनकर भारती की माँ जब घर छोड़ कर के जा रही थी, बोलती, अरे बाबा, आप बड़े लोग हैं, आपके बड़े बड़े व्यापार, हम क्या जाने। आज मैं ऑफिस नहीं गया। फ़ोन करके मैंने छुट्टी ले ली। जब मैं अपने मोहल्ले में निकला तो सभी भारती की माँ की तरह ही मेरे को देखकर अवाक रह गए, और मैंने भारती की माँ को जो बोल करके समझाया, इन सबको भी वही बात बोला, परंतु मेरे मुंह की तरफ देखकर कोई विश्वास नहीं किया। विशेष करके रमापति, उसके सर पे भी पूरा भर्ती बाल थे, किंतु जो आज बाल मेरे सर पर आए, ऐसे तो उसके नहीं थे। शायद उसको मुझे देखकर जलन हो रही हो। आज इधर ही लिखना मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे लिए बड़ा ही आनंद का दिन है। आज किसी ने मेरे को पीछे से टेको तीनू या टाका तीनू कहकर नहीं बुलाया। आज मैंने फिर अपने माथा पर वो तेल लगाया और सो गया। देखूं कल कितने बड़े बाल होते हैं। सोचा आज 2.5 इंच बढ़ा है तो कल 1 इंच और बढ़ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। 25 अप्रैल मंगलवार। आज मैं बहुत पागल हो गया हूँ। हाँ, पागल ही होता जा रहा हूँ। लिखने का अभ्यास है इसलिए लिख रहा हूँ। आज भारती की माँ काम करने नहीं आई। अच्छा हुआ ही नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। इसलिए मेरी नींद खुली 9 बजे के बाद। ऑफिस आज जाना नहीं होगा, ये तो नींद से उठने के बाद ही घड़ी देख करके समझ गया था। सिर भी बहुत भारी भारी लग रहा है। मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में एक फ़ोन करके बता दूं कि आज मैं नहीं आऊँगा। इसलिए मैंने रिसीवर उठाने गया कि फ़ोन के पास जो आईना पड़ा था उस पर मेरी नज़र गई। नज़र जाते ही मैं हैरान रह गया। मेरे सर पे बाल 2-2.5 इंच या 3 इंच जैसे छोटे छोटे नहीं थे, प्राय 1.5 फुट हाथ लंबे जितने बाल हो गए। उसके बाद तो जो घटनाएं घटी उसका तो कोई सूत्रपात ही नहीं मिलता। मैं सपना देख रहा हूँ कि जाग रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। मैंने अपने आप को एक चिमटी काटी, ना, सपना तो नहीं है, जाग ही रहा हूँ। अब मैंने अपने बाल को खींचने की चेष्टा की, किंतु ये क्या, जैसे ही खींचने की चेष्टा की वैसे ही बाल हाथ में आ गए, और हाथ फंसा करके उसने मेरे को ऐसा पटका कि मैं बेहोशी हो गया। ज्ञान आया जब देखा कि मेरे मुंह पर कोई पानी फेंक रहा है। फ़ोन के पास रखा पानी का बोतल था, वो देखा कि वो ऐसे ही शून्य में तैर रहा है। जब अच्छी तरह से ज्ञान आया तो देखा बोतल तैर नहीं रही है। मेरे जो बाल थे वो ही एक हाथ की आकृति धारण करके बोतल को पकड़े हुए हैं और मेरे मुंह कान पर जल छीट रहे हैं। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये बाल मेरे नहीं हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी अपनी ही सत्ता है, अपनी ही इच्छा शक्ति। दोपहर को कैंची लेकर के मैं अपने बाल काटने बैठा, किंतु मेरी कैंची ही टूट गई। उसके बाद मैंने एक बड़ी सी छुरी लेकर सोचा कि इनको काट ही दूंगा, जैसे कि कोई सब्जी काटता है, किंतु
इतनी मजबूत छुरी भी टेढ़ी हो गई। लास्ट में मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उन बालों की एक चोटी बनाई और उसको जूड़ा बना करके अपने सर पे बांध लिया, जैसे लड़कियां औरतें जो है जूड़ा बना करके कर लेती हैं वैसे ही। किंतु शाम को जो घटना घटी उसने तो मुझे पागल ही कर दिया। चिंता में सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, खाने की इच्छा भी नहीं हुई। सारा दिन घर में हताश हताश सा बैठा रहा। इसलिए शाम को 7 बजे मैं गंगा किनारे गया। एक सुनसान रास्ते से ही गंगा किनारे गया ताकि किसी से देखा नहीं हो, क्योंकि क्या बताऊंगा क्या बोलूंगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। गंगा के घाट पे जाकर सीढ़ी से नीचे उतरा और आखिर की सीढ़ी पे जाकर बैठ गया। पैर पे ठंडा ठंडा पानी आकर के लग रहा था, जिससे थोड़ा सा मन ठीक हुआ। अचानक शांति भंग हुई। सर उठा करके देखा कि हौरे मस्तान हरेन नाम का एक गुंडा मेरे पीछे खड़ा था, जो मेरे से पहले 500 रुपये लेके गया था वही। मैं उठा, खड़ा हुआ, जगह आसपास देखा पूरा सुनसान है, कोई आसपास कोई नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर भी लगा। मैं घर जाने के लिए उद्यत हुआ। क्या बाबू, यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक हरे बोल उठा। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? और क्या, मैंने सुना पैसा वैसा खर्च करके बॉम्बे से औरतों की तरह बड़ा बड़ा नकली वालों का बिग मंगाया है और अपने सर पे फिट करवा लिया है, और चंदा देने में ही जितना झमेला। अभी छोड़ो तो 200 रुपये। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बताया। किंतु उसने मेरे कॉलर को पकड़ लिया। दोगे नहीं, मतलब क्या है? निकाले। ये बोलते ही उसने अपनी पॉकेट से एक बड़ी सी छुरी निकाली। मैंने बोला कि देख सुन। नहीं, कोई सुनने वाली बात नहीं है। देता है या काट दूं तेरे लंबे लंबे, या बिग को पानी में उतार करके फेंक दूं? मेरे पास उस समय सच में पैसे नहीं थे। मैंने कहा पैसे नहीं है, किंतु उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा अभी बताता हूँ, कहकर उसने मेरे सर के जो बाल थे उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ा। किंतु मुझे जरा भी चोट नहीं लगी, और जिसको लगी उसको लगता है सच में लगी थी। हठात मेरे को 2 तरह की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने मुड़ कर के देखा कि हौरे पानी में पड़ा हुआ है। उसके मुंह से गैं गैं करके शब्द निकल रहा है, उसका माथा फट गया है और वहाँ से खून निकल रहा है, और आसपास का पानी उसके खून के कारण लाल हो गया है। और मेरे सर के बाल मेरे कंधे पर बराबर एक लाठी की तरह सख्त होकर के शून्य में तैर रहे हैं। किसने किसको मारा मेरे को समझने में जरा भी देर नहीं लगी। उसके 2 मिनट बाद ही सारे बाल थक करके आसपास फिर से जूड़े के आकार में आ गए। किंतु तब भी हौरे ऐ कर रहा था। मैंने किसी तरफ ना देख करके अपने घर की तरफ ही दौड़ लगाई। अच्छा हुआ कि वहाँ पर कोई नहीं था। अगर कोई होता भी तो मैं उसको क्या बोलता। अब मैं क्या करूँ? मैं आज ये लिख रहा हूँ और मेरे ये सारे बाल सांप की तरह मेरे आगे पीछे खड़े होकर के कॉपी की तरफ ही देख रहे हैं। हो सकता है उनको पढ़ना भी आता हो। मुझे और अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे और सहन नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? मैं थोड़ा सोना चाहता हूं, किंतु ये मुझे सोने ही नहीं दे रहे। खाली कभी कान पकड़ के खींचते हैं, कभी हाथ पकड़ के खींचते हैं। कितना खींचातानी कर रहे हैं। मेरे को और सहन नहीं हो रहा। ये पीड़ा मेरे को सहन नहीं हो रही। इसके बाद 3 कोड़ी बाबू का लिखना बंद हो गया। उसके बाद कोई भी पेज लिखा नहीं था। मेरे को बहुत ही कौतूहल रहा। बहुत दिनों तक मुझे कौतूहल रहा कि आखिर उसके बाद 3 कोड़ी बाबू का क्या हुआ। कैसे उन्होंने वो अपने बाल हटाए, या वो विग हटाई, या क्या था वो जो भी था उसके बारे में मैं जानने को बहुत इच्छुक था, पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था। कैसे मैं जानूं? इस बात को काफ़ी दिन बीत गए। अचानक मेरे मन में याद आया कि हमारे जो वो स्टेशन के पास गणेश दा की दुकान है चाय की, नेहाटी रेल स्टेशन पर,
वहाँ पर मैं पहले अड्डा देने जाता था, अपने दोस्तों के साथ बैठने जाता था। वो गणेश दा भी तो बनर्जी पाड़ा में ही रहते हैं। शायद उनको असली बात पता हो, जाकर के देखना चाहिए। अपने कौतूहल को मिटाने के लिए मैं उसी दिन टाइम निकाल के गणेश दा की दुकान पे गया। गणेश दा तो मुझे देखते ही हैरान रह गए और बोले, क्या इतने दिन बाद इधर? मैंने कहा हाँ, यही काम में समय नहीं पा रहा था। इधर अचानक एक काम निकल आया तो घूमते घूमते तुम्हारे पास आ गया कि चाय भी पीऊँगा और तुमसे देखा भी करके जाऊँगा। तब बहुत अच्छा किया तुमने। चलो तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, पियोगे? चाय पीते पीते मैं तरह तरह की बातें करता हुआ हठात मैंने पूछा, अच्छा गणेश दा, तुम्हारा घर तो बनर्जी पाड़ा में ही है ना? गणेश दा ने एक बीड़ी सुलगाई और मेरे पास आकर बैठ गए। इस समय दुकान में ज़्यादा खरीदार नहीं थे तो इसलिए वो भी बैठ गए। हाँ, मैं जन्म से ही तो वहाँ रहता हूँ, आज प्राय 40 साल हो गए। अच्छा, तुम क्या किसी तीन कोड़ी मोदक को जानते हो जो तुम्हारे पाड़ा में रहता था? तीन कोड़ी मोदक? उसको तुम कैसे जानते हो? नहीं, वो मेरे पिताजी के दोस्त थे इसलिए। पहचानूंगा नहीं, बनर्जी पाड़ा में रहता हूँ और टेको तीनू को पहचानूंगा नहीं? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, पहचाना पहचाना, टेको तीनू। हाँ, किंतु उसको तो मरे हुए काफ़ी दिन हो गए। मर गया? कैसे कैसे? ये तो भाई बहुत ही विचित्र व्यापार है। आज से प्राय बहुत साल पहले की बात है। तब मेरी उम्र तुम्हारे ही जितनी होगी और मैंने उस समय ये दुकान खोली ही थी। साल शायद 95 या 96, जो भी हो। वो टेको तीनू को एक बातिक थी कि उसको सब हम लोग सभी जो है ना उसको टेको तीनू बुलाते थे, क्योंकि वो तो पूरा गंजा था इसलिए। गणेश दा ने अपनी बीड़ी एक ख़त्म करके दूसरी सुलगा ली। उसके बाद एक निश्वास फेंक करके बोले, इसके बाद एक दिन देखा कि उनके सर पर एक गाजा बाल थे। पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारे सर पर बाल है ना, जैसे भरे हुए, वैसे बाल थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने बॉम्बे से कोई विग मंगा करके लगाई है। तो हम लोगों ने भी सोचा हो सकता है, किंतु इतने सुंदर बाल तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि नकली बाल इतने अच्छे से लग जाएंगे इंसान के। तो जो भी हो, हमने विश्वास किया। किंतु उसके अगले दिन ही देखा कि उनकी जो नौकरानी थी उनके घर के बाहर चिल्ला रही थी। हम लोग उस समय मैदान में फुटबॉल खेलने जाते थे और फुटबॉल खेल के वापस ही आ रहे थे। दौड़ करके गए। हमने पूछा क्या हुआ? नौकरानी ने बोला कि मैं तकरीबन आधा घंटा से बैल बजाए जा रही हूँ, किंतु बाबू ना तो दरवाज़ा खोल रहे हैं और ना आवाज़ ही दे रहे हैं। हमने भी बहुत आवाज़ दी, दरवाज़ा खटखटाया, किंतु बाबू नहीं निकले। फिर हमने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही घुसे थे तो हैरान रह गए। देखा कि भद्र लोग अपने सोने के घर के सीलिंग में फैन पे लटके हुए मिले हैं। और तुम जानते हो कि उनके गले में रस्सी नहीं थी। पता है क्या था? उन्होंने वो जो बाल खरीदे थे ना, वो बाल ही उनके सिर से अलग हो गए थे और उन्होंने गले में रस्सी उसी को बांध करके उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली थी। और उनका जो सर था वो पूरा टाक था, पूरा गंजा था। गले में कोई अपने बालों को बांध करके फांसी लगाता है, वो भी नकली बालों को बांध करके? पागल था, पागल। अच्छा तुम रुको जरा, मैं चाय दे करके आता हूँ आरपी ऑफिस में। गणेश दा चाय देने चले गए। चाय मैं बैठा बैठा सोचता रहा, तीन कोड़ी बाबू क्या पागल हो गए थे, या उनके बाल स्वाधीन होना चाहते थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। चिंता में पड़ा मैं सोच रहा था। इतने में गणेश दा आए। फिर मैंने पूछा, अच्छा गणेश दा, तुम क्या किसी हौरे नाम के इंसान को जानते हो? हौरे नाम का एक गुंडा था। हाँ, क्यों, वो भी क्या तुम्हारे पिताजी का दोस्त था? नहीं नहीं, ऐसे ही मैंने कहीं एक नाम देखा था। हाँ देखा होगा अखबार में, और क्या, गुंडा था, गुंडा। जानते हो, उसकी भी डेड बॉडी मिली थी।
ये जिस दिन टेको तीनों की बॉडी मिली उसके ही अगले दिन गंगा घाट पर उसकी भी डेड बॉडी मिली थी। वही आपस में गुंडागर्दी करके लोगों ने शायद उसको मार करके वही गंगा घाट के किनारे फेंक दिया था। अब तो मैं एकदम हैरान रह गया। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि तीन कोड़ी बाबू को किसने मारा। उनके उन बालों ने जो शायद उनके सर पे आकर के स्वाधीन होना चाहते थे, उनसे अलग होना चाहते थे, शायद उन्हीं ने उनकी हत्या कर दी हो।